एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रॉयल एकेडमी। लास्ट वीडियो में हम कवर कर रहे थे प्रीएम्बल, जिसमें हम करेक्टरिस्टिक्स तक पहुंचे थे और करेक्टरिस्टिक्स में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 3 करेक्टरिस्टिक्स कवर करे थे, दैट इज सॉवरन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सो द फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक। So what is the meaning of democracy? Democracy is the supreme power that is possessed by the people of the country. अगर मैं इसकी definition की बात करूं तो according to Lenin, the government elected by the people, for the people and of the people. और इसका example हो सकता है free, fair and regular election। अगर हमारी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं बट रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहे हैं, कोई गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन नहीं करवा रही है, तो हमारा डेमोक्रेसी जो है वो चला जाता है। तो इसमें फ्री और फेयर इलेक्शन प्लस रेगुलरिटी में इलेक्शन होना जरूरी है। तो हमें पता है हमारे देश में 5 साल के बाद जो है, हर 5 साल के बाद जो है वो इलेक्शन होते हैं। गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है और जब उनका टेन्योर खत्म हो जाता है फिर से जो है वो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चुनी जाती है और वो चुनी गई गवर्नमेंट लोगों के लिए पॉलिसीज बनाती है और एक्शंस लेती है। सो डेमोक्रेसी में अगर मैं बात करूं तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल पॉलिसीज एंड एक्शंस। सो जो भी पार्लियामेंट में एक्शन और पॉलिसीज बनाए जाते हैं, सो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिव, दैट इज गवर्नमेंट। अगर मैं इंडियन डेमोक्रेसी की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ऑल द एडल्ट आर अलाउड, आर गिवन द राइट टू वोट एक्सेप्ट देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो कोई भी जो 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है, उसको वोटिंग राइट मिला है हमारे देश में, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समाज से हो। एंड अगर नेक्स्ट बात करूं तो पीरियोडिक इलेक्शन 5 साल में, हर साल में 5 साल में हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। रूल ऑफ लॉ, नाउ रूल ऑफ लॉ जो है वो भी 3 तरह के हैं। एक सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि लॉ जो है वो सबसे बड़ा है। दूसरी चीज, लॉ सबसे बड़ा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है? इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स दैट एवरीवन is equal in the eye of law, everyone is equal in the eye of law। so कानून की नजर में सभी बराबर होंगे, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे रिच है, चाहे पुअर है, everyone is equal in the eye of law। अगर मैं थर्ड रूल ऑफ लॉ की बात करूं तो ये बात करता है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट का मतलब ये है कि अगर स्टेट के द्वारा कोई भी ऑर्डर दिया जाता है, लीगल ऑर्डर दिया जाता है स्टेट के द्वारा, तो वो सभी को ओबे करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हाई कोर्ट का जज कोई ऑर्डर पास करता है, जैसे हिमाचल प्रदेश के जज, हाई कोर्ट जज जो है वो ऑर्डर पास करते हैं कि दिल्ली में कोई पर्सन है, उनको अरेस्ट करना है, तो दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली पुलिस डिनाई नहीं कर सकती उस चीज को, सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हाई कोर्ट का डिसीजन दिया गया है जज के द्वारा वो एक इंडिविजुअल ऑर्डर नहीं है, वो एक स्टेट का ऑर्डर है और स्टेट के द्वारा दिया गया ऑर्डर का ओबे होना चाहिए। ये इस थर्ड रूल ऑफ लॉ में बोला जाता है। तो पहला बोलता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, लॉ से बड़ा कोई नहीं है, कानून जो है वो सबसे बड़ा है। फिर बोला इक्वालिटी बिफोर लॉ, और जो कानून की नजर में सभी इक्वल हैं। और तीसरा बोला अगर स्टेट कोई ऑर्डर देता है तो वो किसी भी हालत में ओबे होना चाहिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस उसको डिनाई नहीं कर सकता। सो ये मतलब होता है डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मतलब है? अगर मैं आपसे पूछूं कि रिपब्लिक का मतलब क्या है, तो जो वाइड डेफिनेशन है रिपब्लिक की तो वो ये है कि जो इसकी है कि द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। द डेफिनेशन इज ट्रू, बट इन केस ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडियन रिपब्लिक की बात करूं तो इंडियन
रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट किया जाता है वो इनडायरेक्टली किया जाता है, लोगों के द्वारा नहीं किया जाता, इनडायरेक्टली पार्लियामेंट में किया जाता है प्रेसिडेंट को इलेक्ट, और प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब क्या है, तो हमें इस वर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जन को। 26 जन को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या हुआ था, एनफोर्स। और अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन एनफोर्स हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। मान लो अगर रिपब्लिक वर्ड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का करेक्टरिस्टिक्स ना हो तो क्या होगा, तो जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, रिपब्लिक वर्ड जो हमें एक पावर देता है कि जो गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी गई है वो अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकती। गवर्नमेंट जो लोगों ने चुनी है, डेमोक्रेसी में क्या हुआ, लोगों ने गवर्नमेंट को चुना। अब गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी लॉ या पॉलिसी बना सकते हैं, बट विद इन द बाउंड्री ऑफ द लॉ ही बना सकते हैं। तो ये पावर कहां से मिली, ये पावर मिली रिपब्लिक होने से। ये पावर मिली रिपब्लिक होने से कि अगर मैं बात करूं कि जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, बट ये पावर जो है वो लिमिटेड है बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे बाहर हमारी गवर्नमेंट की पावर्स जो हैं वो नहीं जा सकती हैं, और इसी चीज को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए रिपब्लिक डे। सो रिपब्लिक मीन्स वेस्टिंग पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन पीपल, absence of any privileged class, and all public offices open to all without any discrimination। तो रिपब्लिक में ये चीज होती है। और आर्टिकल 54 से 55 इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को चुना जाता है इनडायरेक्टली। जो हेड ऑफ द स्टेट है इंडिया में लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। जो रिपब्लिक वर्ड है इसका मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट चुनी गई है लोगों के द्वारा, उसकी एक लिमिट है, और वो लिमिट कौन डिसाइड करता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जन को आया था, और इसी कारण हम इसको एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट है जैसे जस्टिस। नाउ जस्टिस वर्ड जो है, यहाँ पे जस्टिस वर्ड लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन से 1917 में। और जब मैं जस्टिस की बात करता हूं तो वो सोशल भी होना चाहिए, इकोनॉमिक भी होना चाहिए, और पॉलिटिकल भी होना चाहिए। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस कौन सा जस्टिस है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस to any particular section, improvement in the condition of backward classes and women. Next है economic, non discrimination between people based on economic factor, elimination of inequality in wealth, income and property. अगर मैं political justice की बात करूं, all citizen should have equal political right, equal access to all political office and equal voice in the government। तो ये है जस्टिस जो कि सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सभी सिटीजन्स को मिलने चाहिए। ये क्या है, हमारा वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमने कॉन्स्टिट्यूशन का कवर करा यहाँ पे, जो कि है जस्टिस, और ये सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली मिलना चाहिए हमारे सभी सिटीजन्स को। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें लिबर्टी किस चीज में देनी है, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आर टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है ये कहां से लिए गए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। प्रीलिम के लिए ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, providing opportunity for development of individual personality, preamble secure liberty of thought, expression, belief, faith and
वर्शिप। अगर मैं बात करूं, लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू what one likes, need to be enjoyed within limitation mentioned in the constitution। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, जो भी लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उसकी बाउंड्री में रहकर ही जो सिटीजन्स हैं उनको लिबर्टी मिलती है। अगर मैं बात करूं, लिबर्टी इंश्योर इन प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। तो जो लिबर्टी मिली हुई है हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स में, वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दीज कैन बी टच्ड, इनको टच किया जा सकता है, हमारे पार्लियामेंट के द्वारा इनको टच किया जा सकता है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी में क्या करना है हमें? इक्वालिटी में हमें एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी को भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है प्रियम्बल सिक्योर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस प्लस अपॉर्चुनिटी। तो ये भी आपका कवर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी भी 3 तरह की है, सिविल इक्वालिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। तो जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ है आर्टिकल 14, वो क्या बात करता है कि एवरीवन इज इक्वल, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज एवरीवन इज इक्वल in the eye of law। next है prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex, place of birth। ये कहां मिलता है हमें देखने को? सिविल इक्वालिटी में, आर्टिकल 15 में। तो ये राइट टू इक्वालिटी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो ये आता है आर्टिकल 16 में। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18। तो ये बात करता है सिविल इक्वालिटी की, कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और किसी को भी स्पेशल जो है वो टाइटल्स नहीं होने चाहिए। तो ये बात करता है इक्वालिटी की सिविल वे में। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी की कहां बात होती है? नो वन इज इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। ये कहां पे मिलता है? आर्टिकल 325 में। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स कोई भी इनएलिजिबल नहीं होता है इलेक्टोरल रोल में। लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज मींस कोई भी अगर एडल्ट है, ही इज एलिजिबल टू गिव वोट एंड टू फाइट इलेक्शन। ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 326 में। और इसमें कोई भी रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक इक्वालिटी की, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी बोलता है इक्वल राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू मेन एंड वुमेन। तो ये जो हमारा डीपीएसपी है आर्टिकल 39, ये इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज कर सकते हैं अगर हम प्रेम्बल को थोड़ा ढंग से पढ़ें तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फेटर्निटी की, तो फेटर्निटी क्या है? सेंस ऑफ ब्रदरहुड प्लस सिंगल सिटीजनशिप प्रमोट फेटर्निटी। आर्टिकल 51A जो है, जो कि क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है सभी सिटीजन की कि वो पीस, हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करें। फेटर्निटी की अगर मैं बात करूं तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज sacred, प्लस यूनिटी
and integrity of India. Word integrity is added through 42nd Amendment Act. तो ऐसा नहीं है कि ये वर्ड इंटीग्रिटी मेंशन्ड नहीं था, बट सेपरेटली जो है इस वर्ड को सेपरेटली जो है वो डाला गया, बट इसकी एक्सप्लेनेशन जो थी वो प्रेम्बल में ऑलरेडी थी। अगर मैं बात करूं डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज एंश्योर्ड in fundamental right, DPSP and fundamental duty. Unity and integrity of nation embraces both psychological, territorial dimension of national integration. Next है all three form of union of trinity is equal to liberty plus equality plus fraternity. और अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूं तो ये क्या बनता है? सोशल डेमोक्रेसी। All three forms union of trinity. If any of these is divorced from other, it will defeat the purpose of democracy. अगर इनमें से कोई भी नहीं रहता है यूनियन ऑफ ट्राइनिटी में, तो हमारी डेमोक्रेसी का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है। अगर हमारी डेमोक्रेसी में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं रह जाती है। जो डेमोक्रेसी का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो नहीं रह जाता है। विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ अ फ्यू ओवर मैनी। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स। तो ये है फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो केसेस हैं रिलेटेड टू द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके द्वारा ही हमें पता चला कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो पहला केस है यहाँ पे बीरूबारी यूनियन केस, बीरूबारी वर्सेस यूनियन केस 1960। तो इस केस में जो प्रीएम्बल है, इस केस में जो प्रीएम्बल है तो प्रीएम्बल को पार्ट नहीं माना गया कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल को पार्ट नहीं माना गया कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद एक केशवानंद भारती केस 1973 में आया। इसने बात करी कि प्रीएम्बल जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और LIC का जो केस था, LIC ऑफ इंडिया का जो केस था 1995 में, इसने भी प्रीएम्बल को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया। अब बात यह है कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। सो द आंसर इज प्रीएम्बल इज अमेंडेबल, क्योंकि एक बार अगर अमेंड हो चुका है तो इसके बाद भी अमेंड हो सकता है। और जब अमेंड हुआ था वो हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इसमें हमने 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंटीग्रिटी, इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे। अगर मैं बात करूं कि सोशलिस्ट, सेकुलर और जो इंटीग्रिटी है, इसको डालने की जरूरत क्या पड़ी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि ये जो सोशलिस्ट वर्ड है और सेकुलर वर्ड है और इंटीग्रिटी वर्ड है, ऐसा नहीं है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे उनके दिमाग में ये नहीं था कि सोशलिस्ट और सेकुलर का जो फीचर है वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था। तो ऐसा नहीं है। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को इलेबोरेटिव वे में ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, और इनको सेपरेटली, इन वर्ड को सेपरेटली बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के दौरान डाला गया। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को ये याद नहीं रहा था कि ये जो कंट्री है ये सोशलिस्ट है, सेकुलर है या इंटीग्रिटी इस कंट्री का जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, तो आपका आंसर क्लियर होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड जो हैं वो सेपरेटली डाले गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर को ये पता नहीं था, उन्होंने ऑलरेडी इलेबोरेटिव वे में इसको समझाया हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये वर्ड जो हैं ऑलरेडी कहां पे मेंशन्ड थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे जो वर्ड थे ये सोशलिस्ट और सेकुलर जो थे वो ऐड करे गए, इसीलिए इनका कलर जो है वो मैंने रेड रखा हुआ है। और जो सोशलिस्ट वर्ड है
इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है सभी को, इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है सभी को अब वो स्टेटस या रिसोर्सेज को अर्न करने का। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे इक्वालिटी दी हुई है और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करी हुई है। तो सोशलिस्ट का जो नेचर है, जो इंडियन सोशलिज्म का जो नेचर है, वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। नेक्स्ट अगर मैं सेकुलर की बात करूं तो सेकुलर वर्ड का मतलब है कि स्टेट जो है वो ना तो किसी धर्म को प्रमोट करेगा और ना ही किसी धर्म के खिलाफ रहेगा। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जो मैं लिबर्टी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो लिबर्टी में थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की लिबर्टी जो है वो लोगों को मिली हुई है और स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेकुलर वर्ड को भी ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने डिफाइन किया हुआ था, प्रियम्बल में भी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। सो आपसे इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड और अपने जो कंसेप्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करिए ताकि आप मेंस में भी एक अच्छा आंसर लिख सकें। और अगर आपसे इंटरव्यू में भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उनको आंसर जो है वो ढंग से दे सकें। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।